इन्वायरमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में कि सम ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंसेस विच प्रिवेल एट द प्लेस ऑफ वर्क एंड विच हैव अ बियरिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है इस डेफिनेशन को, तो आपको पार्ट्स में नज़र आएगा कि इसमें सम हो रहा है, किन चीज़ों का सम हो रहा है, किन चीज़ों का एडिशन हो रहा है, दो चीज़ों का हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंसेस विच प्रिवेल एट द प्लेस ऑफ वर्क, कि जहाँ पे वो वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन जो है, वो वर्कर जिस जगह पे काम कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, उस इन्वायरमेंट की एक्सटर्नल कंडीशंस क्या है, मतलब वो इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, और उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस क्या हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैन का जो इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंडीशंस ऐसे हों कि उसका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट बहुत गर्म है, ठीक है, तो ये उसके एक्सटर्नल कंडीशंस होंगे, ठीक है, और उनके इन्फ्लुएंसेस और इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि उसको उस गर्म की वजह से, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, इन्वायरमेंट हॉट होने की वजह से उसको क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सन के नीचे काम कर रहा है इतनी देर से, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है या कुछ भी, तो वो इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि सम करना होता है एक्सटर्नल कंडीशंस का, कि इन्वायरमेंट में कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, और उनके इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं उस पर्सन के ऊपर, विच प्रिवेल एट द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, उसके काम करने की जगह पे उसको इन्फ्लुएंसेस क्या होंगे, ठीक है, विच हैव अ बियरिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, कि जो हमारे पास क्या करेंगे, जो इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे हेल्थ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन को। तो इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट, कि सम होता है ये किस चीज़ का, दो चीज़ों का, पहले तो उनकी कंडीशंस, ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस, और फिर उनके इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस विच प्रिवेल एट द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, एंड विच हैव द इफ़ेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, मैन एंड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है, ये पढ़ते हैं। दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि मैन एंड मशीन, और थर्ड हमारे पास क्या होता है, मैन एंड मैन, ठीक है। मतलब पहले जो हम पढ़ते हैं मैन एंड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, मतलब कि जो इंसान खुद है और वो जो हमारे पास इर्द गिर्द के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन है वर्किंग इन्वायरमेंट का, ठीक है, वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब फिजिकल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो कि उस पर्सन की हेल्थ को जो है ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस मैन की इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी के जो है ना टेम्परेचर, ठीक है, वो अगर टेम्परेचर हॉट इन्वायरमेंट में काम कर रहा है तो उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट्स में यही फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि एडवर्स टू हेल्थ ऑफ द मैन होते हैं। इसमें हमारे पास हीट, कोल्ड, ठीक है, ये टेम्परेचर वाली सेंस आ गई। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, मतलब ये इर्द गिर्द वाला इन्वायरमेंट की फिजिकल एजेंट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, हीट, रेडिएशन, ठीक है, मतलब रेडिएशंस, अगर वो किसी रेडिएशन वाली जगह पे काम कर रहा है, या लाइट, ठीक है, कि जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको वहाँ पे लाइट कितनी अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल को कोल माइनर्स में काम कर रहे होते हैं तो वो तो इतनी मतलब नीचे जगह होती हैं तो वहाँ पे तो लाइट होती नहीं है ना, ठीक है, तो उनके काम पे उस तरह से इफेक्ट आता है। इसके अलावा नॉइज़, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कितना नॉइज़ होता है तो ये भी फिजिकल एजेंट्स में आ जाते हैं। वाइब्रेशंस, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, ये रेडिएशंस हो गई। तो हमारे पास ये फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो उसकी जो हेल्थ होती है मैन की, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल एजेंट्स हो गए। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये हमारे पास डिफरेंट वेज़ में जो है ना हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को, उनके काम को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर नॉइज़ बहुत देर से अरसे तक हो रहा है तो उनके काम पे कितना इफेक्ट आएगा ना, ठीक है, वो स्ट्रेस में चले जाएंगे और इस तरह से उनका काम करने का दिल नहीं करेगा, या इस तरह से, ठीक है। सिंगली और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, मतलब ये अकेले भी हो सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम भी कर रहा है, वहाँ पर नॉइज़ भी है, ठीक है, और दूसरा वहाँ पर हीट भी है, ठीक है, सन के नीचे वो काम कर रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अकेले भी हो सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे भी उसकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा कि अमाउंट ऑफ वर्किंग कितनी है, ठीक है, कितनी देर वो वहाँ पे काम कर रहा है, उसको ब्रीदिंग स्पेस कितनी मिल रही है, ठीक है, कि वो सांस लेने के लिए उसको टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो हर वक्त काम मुसलसल करता जा रहा है या उसको टाइम स्पेस मिल रही है, ठीक है। टॉयलेट, वॉशिंग एंड बाथिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, ये भी हमारे पास डिपेंड करती हैं। तो ये हो गए फिजिकल एजेंट्स, ठीक है। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास केमिकल्स आ जाते हैं, टॉक्सिक डस्ट्स आ जाती हैं, गैसेज आ जाती हैं। अब इन केमिकल एजेंट्स की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली केमिकल्स हैं, टॉक्सिक डस्ट्स हैं, गैसेज हैं, उनकी वजह से उस पेशेंट को क्या हो सकता है, उस पर्सन को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकती हैं, ठीक है, इंजरी टू स्किन हो सकती है, केमिकल एजेंट्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से इंजरी टू स्किन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास वो इफेक्ट कर सकते हैं ब्लड एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल एजेंट्स का इफेक्ट होता है।
इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स आ जाते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में वही हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस आ जाते हैं, पैरासाइटिक एजेंट्स आ जाते हैं, रिकेट्सियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है क्लोज कांटेक्ट में होते हैं विद एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स, कंटेमिनेटेड वाटर, सॉइल और फूड, ठीक है ना। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स आ जाते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया मैन एंड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है, मतलब कि वो इंसान खुद और उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल में हमने डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स देखे हैं। केमिकल्स में हमने जो है वो देखा है कि वो किस तरह से स्किन को इफेक्ट कर सकते हैं या उनकी जो है ना ब्लड के ऊपर या रेस्पिरेटरी इलनेसेस कॉज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमने बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह पढ़े हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैन एंड मशीन, कि डिपेंड करता है कि मैन की जो हेल्थ है वो मशीन के ऊपर भी, कि जो मशीन को यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके मतलब हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं। अनगॉडेड मशीन्स होती हैं कि जिनको कंट्रोल में नहीं रखा जा रहा, मतलब कि मशीन्स को रेगुलरली चेकअप नहीं किया जा रहा कि वो ठीक भी हैं कि नहीं, उनके प्रोट्रूडिंग एंड मूविंग पार्ट्स तो नहीं है, मतलब वो ख़राब तो नहीं होगी, काफ़ी अरसे से मशीन्स पड़ी होती हैं तो उनके पार्ट्स जो है वो मतलब सही करने वाले हो जाते हैं। इसके अलावा पुअर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट, ठीक है, मतलब जो प्लांट है उसकी अच्छी तरह इंस्टॉलेशन नहीं हुई या सेफ्टी मेजर्स जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल वो बंदा जो है वो जो बहुत अरसे से उस काम में मतलब वो मशीन के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर में काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है ना, वहाँ पे वो इतनी देर बैठ के काम करता है, लॉन्ग आवर्स, ठीक है, और उसके अनफिजियोलॉजिकल पोस्चर्स में, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, कमर दर्द निकल आएगी, फटीग, थक जाएगा, उसके जॉइंट्स तंग आ जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिजीज़ हो सकती है, मसल्स इंपेयरमेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ और एफिशिएंसी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो मैन एंड मशीन में आप खुद भी लिख सकते हैं कि मशीन्स प्रॉपरली चेकअप ना की जाएँ, उनकी ख़राब हो जाएँ काफ़ी अरसे से पड़ी, ठीक है, और उनको प्रॉपर मतलब देखा ना जाए, सेफ्टी मेजर्स ना लिए जाए मशीन्स को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। और इसके अलावा ज़्यादा देर तक वहाँ पे लॉन्ग आवर्स वहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसको कमर दर्द वगैरह निकल गई है, ठीक है, मशीन्स पे काम कर करके। फिर हमारे पास मैन एंड मैन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मैन और मैन, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना दो तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। यही है कि हमारे पास जो पर्सन जिस ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है, एक तो वो होगा ना उसके वहाँ पे जो साथी दूसरे वर्कर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, या वहाँ पे जो उस काम की जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो वहाँ का बॉस होता है उसके साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साइको सोशल फैक्टर्स। इसमें ये डिपेंड करता है कि वर्क स्टेबिलिटी कितनी है, सर्विस कंडीशंस, उसको कितनी सर्विस मिल रही है, ठीक है, उसका टाइप ऑफ वर्क क्या है, उसका रिदम ऑफ वर्क क्या है, कितनी उसको टाइम स्पेस मिल रही है, जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, वो वहाँ पे मतलब सेटिस्फाइड है कि नहीं उस जॉब से, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल, कि उसका जो लीडरशिप है वो कैसे है, उसके ऊपर वो मतलब गुस्सा तो नहीं होता लीडर, ठीक है, इस तरह से। सिक्योरिटी, ठीक है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ पेमेंट, वेलफेयर कंडीशंस, ठीक है, इस सब पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि हमारे पास जो ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, मतलब वो वर्कर जिस ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है, जिस जगह पे वो काम कर रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ उसके घर का माहौल कैसा है, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट उसका कैसा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अगर वो वही ना कि हमारे पास जॉब से अगर थका हुआ आया, घर आके वो बीवी के ऊपर गुस्सा करेगा या बच्चों के ऊपर गुस्सा करेगा, ठीक है, और अगर घर में उसको प्रॉपरली बीवी उसके ऊपर हर वक्त गुस्सा करती रहती है तो उसको ऑब्वियसली वर्क डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस जो कि वर्क पे होता है और स्ट्रेस जो कि होम पे होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तरह का स्ट्रेस जो है वो दूसरी जगह को इफेक्ट करेगा और दूसरी जगह का उस जगह को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से वो उसके जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मैन एंड मैन, ठीक है। एक ये है कि उसके जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसके वर्कर्स के साथ क्या इंटरेक्शन है और उसके बॉस के साथ क्या इंटरेक्शन है, लीडरशिप उसकी कैसी है, उसको टाइम पे पैसे मिल रहे हैं, उसकी पेमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। इसके अलावा उसके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट और ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट के दरमियान में क्या इक्विलिब्रियम है कि नहीं, ठीक है, ये सब देखा जाता है इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद हमने 3 इसके टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस देखे हैं। So these diseases are caused by exposure of the specific hazards at the workplace, ठीक है। जो हमने पीछे हैज़र्ड्स पढ़े थे ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, उनको जब एक्सपोजर होना तो उनकी वजह से जो डिजीज़ होती है ना उनको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास डिजीज़ हो सकती हैं ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स, ड्यू टू केमिकल एजेंट्स, ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस हो सकते हैं अगर वो स्किन को इफेक्ट करें, या हमारे पास डिजीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल ऑरिजिन हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिजिकल एजेंट्स वाली डिजीज़ हो सकती हैं उसमें हमने जो भी पीछे पढ़ी थी ना वही इसमें आ जाएंगी, हीट, कोल्ड, लाइट, प्रेशर, नॉइज़, रेडिएशंस, मैकेनिकल फैक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट की वजह से क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ हीट जो हमने पढ़े थे, बर्न्स, हीट एग्जॉशन, हीट
स्ट्रोक, हीट हाइपरपेरेक्सिया, हीट सिनकपी, ठीक है, हीट क्रैम्प्स, ठीक है, और प्रिकली हीट की वजह से लोकल इफेक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास कोल्ड की वजह से हमने जो पढ़े थे फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट, ठीक है, ट्रेंच फुट को हम इमर्शन फुट भी कहते हैं, और चिल ब्लेंस, ठीक है, ये हमने पढ़े थे जो पीछे वही वाले हैं। लाइट की वजह से ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट हो सकता है और माइनर्स निस्टैग्मस हो सकता है, ठीक है, माइनर्स निस्टैग्मस हमने पीछे पढ़ा था। इसके अलावा ऑक्यूपेशन की वजह से कैटरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लेंस जो है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि प्रेशर की वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, केजन डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है वो सी डाइविंग कर रहा है, ठीक है, अगर उसका काम जो है वो सी डाइविंग में है तो उसकी वजह से केजन डिजीज़ हो सकती है, एयर एम्बोलिज्म हो सकती है, ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पे, ये भी फिजिकल एजेंट्स आ जाते हैं। इसलिए नॉइज़ में हमने पढ़ लिया था कि ऑक्यूपेशनल डेफनेस हो सकती है, ठीक है। रेडिएशंस में क्या क्या हमने देखे थे, कैंसर्स हो सकते हैं, ल्यूकीमिया हो सकते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, पेनसाइटोपिनिया हो सकता है, ठीक है, ये सारे रेडिएशंस के इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा मैकेनिकल फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकती हैं, इंजरीज़ हो सकती हैं, ऑब्वियसली मशीन्स अगर फॉल्टी हों, ठीक है, उसकी वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है, मैकेनिकल इंजरीज आती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है वो हमारे पास होंगी, फॉर एग्जांपल बर्न्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है तो उसको ऑब्वियसली इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर केमिकल एजेंट्स आ जाते हैं, इसमें हमने गैसेस देखनी होती हैं, डस्ट्स देखनी होती हैं, मेटल्स, केमिकल, सॉल्वेंट्स, जो हमने पीछे पढ़े हैं वही वाले हैं। गैसेस में हमारे पास सारी तरह की गैसेस जो हमने पढ़ी थी ना, सिंपल, एस्फिक्सिएंट्स, ठीक है, इरिटेंट्स, और इसके अलावा जो हमने पढ़ी थी वो वाली एनेस्थेटिक गैसेस, ठीक है, वो सारी इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा डस्ट्स में हमने न्यूमोकोनियोसिस वाली देखी थी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डस्ट हमने देखी थी। ऑर्गेनिक में हमने देखा था जो होती हैं, इनऑर्गेनिक में कौन सी हैं, कोल डस्ट है, सिलिका, एस्बेस्टोस और आयरन है, ठीक है। जो कोल डस्ट होती है ना, उसकी जैसे जो डिजीज़ होती है ना, उसका नाम एंथ्राकोसिस होता है, ठीक है। जो कोयले की कान में काम करते हैं ना, उनको एंथ्राकोसिस वाली डिजीज़ होती है, ठीक है। जो सिलिका में काम करते हैं, ठीक है, वो सिलिकोसिस हो सकती है। जो हमारे पास एस्बेस्टोस होती है, उसकी वजह से अगर एक्सपोजर हो तो उसकी वजह से एस्बेस्टोसिस और कैंसर ऑफ द लंग हो सकता है। आयरन की वजह से सिड्रोसिस होती है, ठीक है। तो ये सारी इनऑर्गेनिक डस्ट है। फिर हमारे पास जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी हमने देखी है, कोल डस्ट, सिलिका, एस्बेस्टोस और आयरन, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख लें, सीका, ठीक है, सिलिका, आयरन, कोल डस्ट और एस्बेस्टोस। जो ऑर्गेनिक डस्ट होती हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं, केन फाइबर, ठीक है, जो शुगर केन में मतलब शुगर केन का काम करते हैं ना, उनको ये होती है डिजीज़ बेगेसोसिस, ठीक है, बेगेसोसिस होती है उनको। ऐसे याद रखें कि एक बैग है, उसके अंदर केन्स पड़े हुए हैं, शुगर केन्स पड़े हुए हैं, तो इस तरह से केन फाइबर की वजह से बेगेसोसिस हो सकता है। कॉटन डस्ट की वजह से बेसिनोसिस होता है, ठीक है, कॉटन, इसको आपसे याद रखिए, बेसमेंट के अंदर कॉटन पड़ी हुई है, ठीक है, तो बिसिनोसिस, कॉटन टोबैकोसिस और टोबैकोसिस हो सकता है। हे और ग्रेन डस्ट, इसकी वजह से फार्मर्स लंग हो सकता है, ठीक है, जो ग्रेन्स का काम करते हैं फार्मर्स, ठीक है, तो उनको फार्मर्स लंग हो सकता है। इसके अलावा मेटल्स एंड कंपाउंड्स, उसमें सारे मेटल्स आपने जो भी पढ़े, लेड, मर्करी, कैडमियम, बेरिलियम, आर्सेनिक, क्रोमियम वगैरह आ जाएंगे। फिर केमिकल्स आ जाते हैं, केमिकल्स में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उसमें से एसिड अल्कलीज, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। सॉल्वेंट्स में कौन कौन से आ सकते हैं, कार्बन बाइसल्फाइड, बेंजीन आ सकती है, इस तरह की, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से डिसीज़ होती हैं वो हमने सब पढ़ ली थी, ब्रूसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रॉक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, सेटिकोसिस, टेटनस, इंसेफेलाइटिस, फंगल इन्फेक्शंस। फिर ऑक्यूपेशनल कैंसर्स कौन से हो सकते हैं, स्किन का कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये आगे हम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल कैंसर्स का। फिर ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस हो सकता है, इसका भी हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें डर्मेटाइटिस, एक्जिमा हो सकता है। फिर डिजीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल ऑरिजिन हो सकती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस, ये सारे हमने भी जो हैज़र्ड्स में पढ़ लिए थे। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो हैं वो फिजिकल एजेंट्स की वजह से, केमिकल एजेंट्स की वजह से, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से हो सकती हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल ओरिजिन की वजह से हो सकती हैं। ये सारी वही हैं जो हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है ना। इसके अलावा जो एडिशनल यहाँ पे लिखी हुई है वो ये है कि ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, या ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस हो